हेलो गाइस, सो हम रोटेशनल मैकेनिक्स चैप्टर पे थे विच इज़ बेसिकली चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम एच.सी. वर्मा और हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 42 नंबर प्रॉब्लम्स तक डिस्कस कर लिया है फ्रॉम द एक्सरसाइज। तो ये उसके बाद के 3 प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज़ 43, 44 एंड 45 गाइस। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 43 गाइस। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अभी वो लैडर वाला प्रॉब्लम थोड़ा आएगा, तो एक्चुअली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है एच.सी. वर्मा में, उसके बाद तो ये सबसे पहले हम उसके साथ ही मूव करते हैं। और ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम है गाइस, जैसा कि हमें दिखेगा अभी। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दैट इज अ 6.5 मीटर्स लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल रीचिंग अ हाइट ऑफ 6 मीटर्स। मतलब हमारे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है लाइक दिस, ये लैडर है और ये ऐसा वॉल है हमारे पास, एंड दिस वॉल इज़ बेसिकली 6 मीटर्स। मतलब ये लैडर जो है 6 मीटर तक हाइट तक रीच कर रहा है। ये जो हाइट है दिस इज 6 मीटर और ये लैडर खुद 6.5 मीटर्स का है गाइस, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है 60 kg मैन स्टैंड्स हाफ वे अप द लैडर, बिल्कुल हाफ वे पे, मीन्स 6.5/2 पे एक 60 kg मैन खड़ा है। तो दिस विल बी व्हाट 60 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वो फोर्स लगाएगा इस लैडर पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो जस्ट क्वेश्चन में सिंपली पूछा हुआ ए पार्ट, फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द लैडर अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर। तो अपर एंड ऑफ द लैडर ये है और इस मैन का हमें टॉर्क निकालना है अबाउट दिस अपर एंड। तो सबसे पहले गाइस देखो, लाइन ऑफ एक्शन जो इस फोर्स का है वो कुछ इस तरीके से है। तो हमें ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, दिस डिस्टेंस बेसिकली। तो ये सारे सेम डिस्टेंसेस है। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी गाइस। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके 2 साइड्स गिवन हैं। तो उस 2 साइड से आप ये थीटा इजीली निकाल लोगे और ये थीटा निकालने के बाद आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, क्योंकि ये बंदा जो है वो बेसिकली हाफ वे खड़ा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक जो होगा डिस्टेंस, दिस विल बी 6.5/2, इतना मीटर्स होगा गाइस। तो वहाँ से आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी जिसके लिए आपको ज़रूरत है टॉर्क निकालने के लिए, बेसिकली 60G। तो 60G मल्टीप्लाइड बाई दैट डिस्टेंस, इसको अगर मैं x बोलूँ तो x करोगे तो ए पार्ट की आंसर आपकी आ जाएगी। तो वो x निकालने वाला ही चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान देना है फर्स्ट पार्ट में। तो ये बहुत ही बेसिक है। तो देखो कैसे देंगे, सबसे पहले तो थीटा है हमारे पास, ये दोनों साइड्स गिवन है। सो दिस इज़ व्हाट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज़ हाउ मच 6/6.5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 times 1 and 3 एंड दिस इज़ 12। सो दिस इज़ नथिंग बट 12/13। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा तो कितना आएगा, देखो हाइपोटेनस अगेन 13 ही रहेगा, ये जो 12 है तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 स्क्वायर माइनस ऑफ 12 स्क्वायर। सो दिस इज़ व्हाट 169 माइनस ऑफ 144, दैट इज़ 25, अंडर रूट ऑफ 25 बेसिकली लाइक दिस। सो दिस विल बी 5, ये हमारे पास 5 होगा। तो साइन थीटा 5/13 आ जाएगा हमारे पास। तो अभी ये वाला ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिसका x एक साइड है और जो हमें x ही निकालना है। तो वो वाला अगर मैं कंसिडर करूँगा तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, x अपॉन दिस डिस्टेंस हाइपोटेनस, जो कि कितना है 6.5/2 है गाइज। सो दैट इज इक्वल्स टू 5/13। तो यहाँ से आप x इजीली निकाल सकते हो, दैट इज़ 5/13 मल्टीप्लाइड बाई 6.5/2। सो ये मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 20 हो जाएगा। दिस इज़ 13, 5 टाइम्स 5 इज़ 65 एंड दिस इज़ 5 टाइम्स 4 इज़ 20। सो x कितना आ गया, दैट इज़ 5/4 आ गया हमारे पास x। तो यही बेसिकली x हमें चाहिए था। अभी 60G में 5/4 मल्टीप्लाई कर दोगे देन यू विल गेट द आंसर टू पार्ट ए। तो यहाँ पे गाइज आपको 60 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g है, कहीं भी नहीं दे रखा कि आपको 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, तो आपको 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई x विच इज़ 5/4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे गाइज देन यू विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 735.75 न्यूटन, इतना आपको मिलेगा। बट एच.सी. वर्मा सर ने यहाँ पे आंसर दे रखा है 740 न्यूटन। तो ये थोड़ा आंसर में डिफरेंस है गाइज, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है, बट एक्चुअल में जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 735.75 न्यूटन। इवन आप इसको 10 भी लोगे, अगर g को 10 कंसिडर करोगे, दिस इज लाइक दिस। सो दिस विल बी वॉट 4 times 1 देन 50, ये 750 न्यूटन आता है गाइज अगर आप 10 कंसिडर करोगे तो। बट एच.सी. वर्मा सर ने 740 न्यूटन्स दे रखा है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। दिस इज बेसिकली द आंसर गाइज। अभी पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी देखने के लिए अगेन मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ सेम सा लाइक दिस। ये हमारे पास 6 मीटर्स गिवन था एंड दिस इज 6.5 मीटर्स गिवन था। पार्ट बी क्या कह रहा है, अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल। सिर्फ हमें ये 60G वाला वेट ही कंसिडर करना है जो बंदा चढ़ा हुआ है हाफ वे पे। लैडर की वेट नेग्लिजिबल लेने को बोला गया
एज कम्पेयर टू द मैन। एंड अज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ, वॉल स्मूथ है मतलब कहीं भी फ्रिक्शन नहीं दे रखा है हमारे पास, ये सबसे सिंपल वाला केस है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर, ग्राउंड कितना लैडर पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो ग्राउंड हमारे पास बेसिकली ये है, दिस इज बेसिकली ग्राउंड और ये वॉल है, दिस इज वॉल एंड दिस इज ग्राउंड, ये हमें पता है। बट एच.सी. वर्मा सर ने दोनों ही आंसर दे रखा है, जो भी नॉर्मल की वैल्यू है ये वॉल से और ग्राउंड से, वो दोनों ही आंसर दे रखा है। तो चलो हम दोनों ही निकाल लेते हैं। तो इसको मैं N1 कंसिडर करता हूँ एंड इसको मैं N2 कंसिडर करता हूँ, लाइक दिस गाइस। तो सबसे पहले जब आप फोर्स बैलेंस करोगे, बट एक बात और सोचने वाली है, मैंने बोला दोनों ही जगह फ्रिक्शन नहीं दे रखी है, दैट इज रॉन्ग, मैंने ऐसा गलत बोला। अज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ, वॉल को स्मूथ बोला गया, दिस वॉल इज ओनली स्मूथ नॉट द ग्राउंड। अगर ग्राउंड भी स्मूथ होगा तो N2 को कोई भी फोर्स नहीं मिलेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करने के लिए, तो ये लैडर ऐसे ही स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास फ्रिक्शन होगा ही होगा, विदाउट फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रिक्शन होगा ग्राउंड पे एंड दैट फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू दिस N2 गाइज। ये एक हमारे पास इक्वेशन आएगी। ये तो आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में अच्छे से बताया था कि फ्रिक्शन को होना ही पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा नीचे तो ऊपर वॉल स्मूथ है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो नीचे फ्रिक्शन होना ही पड़ेगा, वरना ये लैडर ऐसे खड़ी नहीं रह पाएगी, ये लैडर गिर जाएगी बेसिकली। तो इसलिए फ्रिक्शन का होना ज़रूरी है और इसलिए एच.सी. वर्मा सर ने भी सिर्फ वॉल को बोला है स्मूथ, नीचे ग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो आपको ग्राउंड में फ्रिक्शन होगा ही होगा टू हैव दिस केस पॉसिबल। तो यहाँ से आप वर्टिकल डायरेक्शन में देखोगे तो N1 इज इक्वल टू 60G होगा, बिकॉज हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्स है, एक ये है एक ये है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ये है एक ये है। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन निकल कर आएगी गाइस। तो एक तो नॉर्मल आपकी जस्ट ये हो गई 60G हो गई, 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 कर दो, देन यू विल गेट 588.6 न्यूटन। ये आपके पास आंसर आ गई एक नॉर्मल की, जो कि ग्राउंड पे लग रहा है। तो इसको एच.सी. वर्मा सर ने अप्रॉक्सीमेट करके 590 न्यूटन्स गिवन किया है, यहाँ भी कंफ्यूज मत होना गाइज। उसके बाद जो दूसरी नॉर्मल है ये N2, वो आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने के लिए मैं ये नीचे वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ इन दोनों फोर्सेस की। तो N2 का देखो लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये हाइट जो है 6 मीटर है, तो N2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 60G मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस। ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा, अभी मैंने बताया थीटा है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होगा, दैट इज 5/4 हमने अभी निकाला। आप एक बार ध्यान से देख लेना कि क्यों इक्वल होगा। सो यहाँ से आप N2 इजीली निकाल सकते हो। दिस इज व्हाट 6 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 122.625 न्यूटन, जिसको एच.सी. वर्मा सर ने अप्रॉक्सीमेट करके 120 न्यूटन्स लिखा है गाइस। सो ये हमारे पास N2 होगा, ये वाला नॉर्मल, और N1 जो ये वाला नॉर्मल है वो 588.6 न्यूटन्स होगा गाइस। तो हमने टॉर्क बैलेंस से निकाला है इसको, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है, बिकॉज ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है हमारे पास सिस्टम, दैट्स वाई हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं। तो मैंने नीचे वाले पॉइंट के अबाउट बैलेंस किया क्योंकि मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए थी इस क्वेश्चन में, दैट्स वाई मैंने फ्रिक्शन को लेकर कुछ बॉदर ही नहीं किया। तो गाइज ये एक था क्वेश्चन, पिछले लेक्चर का एक एक्सटेंशन बोल सकता हूँ मैं, बट ये पिछले लेक्चर वाले क्वेश्चन से काफ़ी सिंपल है। तो होप करता हूँ आपको एक बार अगेन रिवीजन हो गई है इस टाइप के क्वेश्चन की गाइज। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अ यूनिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किया है। सो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये अलमीरा है, द डोर ऑफ एन अलमीरा इज 6 फीट हाई, 1.5 फीट वाइड एंड वेज 8 kg। तो ऐसा कुछ हमारे पास डोर है, जस्ट मैं बना लेता हूँ लाइक दिस। दिस इज़ बेसिकली द डोर ऑफ एन अलमीरा, जो कि 6 फीट हाई है सबसे पहले तो। सो ये 6 फीट गिवन है हमारे पास, एंड जो विड्थ है दैट इज़ वो 1.5 फीट है, वाइड है, और इसकी सेंटर कहीं यहाँ पे होगी। दिस इज़ बेसिकली रेक्टेंगल, तो यहाँ से ही वो 8G ऐसा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स। कह रहा है द डोर इज सपोर्टेड बाई 2 hinges सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 feet फ्रॉम द एंड्स। तो यहाँ से 1 feet पे एक हिंज है यहाँ पे, और यहाँ से भी 1 feet पे एक हिंज है यहाँ पे, लाइक दिस। ऐसा है हमारे पास हिंजेस हैं। डोर में हिंज बेसिकली क्या काम करता है, डोर को पकड़ के रखता है ताकि उस हिंज के अबाउट डोर रोटेट भी कर सके, ऐसे ऐसे डोर रोटेट भी कर सके। वहाँ पे ऐसे रहेगा डोर, और आप ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं डोर को। तो उस पर हमें फोर्सेस बेसिकली सबसे पहले देखना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर आर इक्वल। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस हैं, हिंज जो एक्सर्ट कर रहा है डोर पे,
वो इक्वल है, तो हमें वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। बेसिकली वी नीड टू फाइंड दिस मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि फोर्सेस कौन कौन सी लगेगी। तो एक तो हमारे पास 8G फोर्स ऐसा नीचे दिख रहा है, तो क्योंकि गेट अपनी जगह पे ही है, डोर जो अलमीरा का है वो अपनी जगह पे ही है, गिर नहीं रहा है, इट मीन्स कि हमें ऊपर की डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स हिंज तो दे ही रहा होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। और इस वाले फोर्स को ही इक्वल बताया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर आर इक्वल। तो जितने भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज हैं वो इक्वल है। तो मतलब अगर ये F होगा तो ये भी F होगा गाइज हमारे पास। तो ये बात तो आपको कंप्लीटली कॉमन सेंस से दिख रही है कि ऊपर में दो फोर्सेज होंगे और दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है। तो 2F इज इक्वल टू 8G हो जाएगा हमारे पास एक तरफ से, और यहाँ से आप F इज इक्वल टू 4G लिख लोगे। दिस इज वन फोर्स। अभी दूसरी बात आपको क्या सोचनी है कि अगर आप किसी भी एक हिंज के पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हो, क्योंकि ये जो डोर है अलमीरा का ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ये रोटेट नहीं कर रहा, अभी अपने पॉइंट पे ही है, स्टेबल है। तो इस पॉइंट के अबाउट या तो ऊपर या नीचे हिंज पॉइंट के अबाउट आप अगर टॉर्क लिखोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉर्क आपको दिख रहा है, 8G फोर्स वाले का टॉर्क, जो कि उसको इधर रोटेट करवा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। तो ऑब्वियसली इसका एक काउंटर टॉर्क होगा हमारे पास। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट लिखूंगा तो वो काउंटर टॉर्क अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज लगेगा। हमें कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए। यहाँ पे कोई एक फोर्स होगा हमारे पास N1 मान लो, वो हमें लेफ्ट के डायरेक्शन में चाहिए नीचे से, क्योंकि हम ऊपर के अबाउट अगर टॉर्क लिख रहे हैं तो गेट की उसके अपने ग्रेविटी फोर्स के कारण जो टेंडेंसी है रोटेट करवाने की वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, जैसे मैं डायरेक्शन दिखाया हूँ वो ऐसा है। तो ऑब्वियसली दूसरे हिंज के अबाउट ही कोई फोर्स होगा, क्योंकि और कहीं तो फोर्स होने की हमें आसार नहीं दिख रहे। तो कि दूसरे पॉइंट के अबाउट ही कोई एक फोर्स होगा जो कि ऑपोजिट टॉर्क दे रहा होगा, काउंटर टॉर्क दे रहा होगा, जिससे ये पूरा सिस्टम बैलेंस हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन लेफ्ट में होगा, क्योंकि लेफ्ट में होने के बाद ही इसकी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो ऑपोजिट होगी उसके वेट के टॉर्क के, एंड दैट्स व्हाई N1 की डायरेक्शन यहाँ होगी। अभी सिमिलर केस जब आप नीचे वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो ये देखो इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है 8G वाला फोर्स डोर को, तो ऑब्वियसली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर हमारे पास कोई फोर्स होगी जिसकी टॉर्क जो होगी वो काउंटर टॉर्क होगी। तो इस पॉइंट के अबाउट ये इधर रोटेट कर रहा है तो N2 उसको उधर रोटेट करवाएगा, ये इधर रोटेट करवा रहा है तो N2 उधर रोटेट करवाएगा। तो एक तो यहाँ से हमें ये चीज़ दिख रहा है। एक दूसरा, जब आप एक पॉइंट के अबाउट ऑलरेडी टॉर्क बैलेंस कर चुके हो तो एक एक्स्ट्रा फोर्स हमारे पास N1 आ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो और कोई भी फोर्स है नहीं हमारे पास, और ये जो डोर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। तो ऑब्वियसली एक दूसरा फोर्स हमारे पास होगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। गाइस ध्यान से सुनो, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास और कोई भी फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में। तो अगर N1 आप नीचे निकाल रहे हो तो N1 ऊपर भी राइट साइड में होनी चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस हो। तो दैट्स वाई N1 इज इक्वल्स टू N2 होगा गाइस हमारे पास। तो होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिवाइंड करना, मैंने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बताया है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। अभी चलो हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो सबसे पहले तो F इज इक्वल्स टू 4G, हमारे पास F आ गया। अब N1 और N2 इक्वल तो है, बट उसको निकालोगे कैसे? तो हम मान लो ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं। तो ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो ये F का टॉर्क जो है, ये देखो ऊपर F जो है वो बिल्कुल हिंज से पास हो रही है ऐसे, नीचे वाला भी बिल्कुल हिंज से पास हो रहा है ऐसे, तो दोनों हिंज से पास हो रहा है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन है। तो वो पॉइंट के अबाउट में किसी भी हिंज के पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लूँगा तो ये दोनों कैपिटल F वाला फोर्स का टॉर्क तो जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज उसकी लाइन ऑफ एक्शन उस हिंज पॉइंट्स, दोनों ही हिंज पॉइंट से पास होती है गाइज। तो इसलिए उस F फोर्स की हम टॉर्क की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वो जीरो हो जाएगा। तो बात अब बच गई है 8G वाला टॉर्क। तो 8G मल्टीप्लाइड बाई ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी? तो 1.5/2, बिकॉज 1.5 फीट वाइड है, दैट इज इक्वल्स टू ये इधर रोटेट कर रहा है, तो ये N1 वाला फोर्स अभी उल्टा ऐसे रोटेट करवाएगा। तो N1 मल्टीप्लाइड बाय क्या, ये डिस्टेंस हमें अभी फाइंड आउट करनी है। तो ये जस्ट 1 फीट दे दिया गया है, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है गाइस। तो ये टोटल 6 फीट है हमारे पास, दिस इज ऑलरेडी 1 फीट एंड दिस इज ऑलरेडी 1 फीट, तो बच गया क्या? 4 फीट। सो दिस इज वॉट, दिस इज बेसिकली 4 फीट गाइस। तो इस पॉइंट के अबाउट हिंज की जो बीच की डिस्टेंस है वो 4 फीट है, तो दैट्स वाई दिस इज 4। तो यहाँ से आपको N1 कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू वॉट? देखो ये 4 × 2 इज 8 एंड दिस 2 कैंसल्ड आउट, सो 1.5G हो रहा है हमारे पास N1।
सो एक हमारे पास ये N1 फोर्स हुआ या N2 बोल लो 1.5 G, एक हमारे पास ये F फोर्स हुआ ऐसा जिसकी मैग्नीट्यूड है 4 G। सिमिलरली ऊपर भी आप देखोगे तो इधर हमारे पास हुआ 1.5 G और इधर हमारे पास हुआ 4 G। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी ऐसा, नेट अगर डायरेक्शन बोले तो। बट यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, पहले से क्वेश्चन में भी गिवन किया और हमें दिखा भी यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड सेम है। तो जस्ट आपको अंडर रूट ऑफ 1.5 G स्क्वायर प्लस ऑफ 4 G स्क्वायर निकालना है। यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एज 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गाइज, बिकॉज कहीं भी 10 लेने को नहीं बोला गया है। तो ऐसा करके जब आप इसको निकालोगे देन यू विल अप्रॉक्सीमेटली गेट द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इक्वल टू 43 न्यूटन गाइज। दिस इज बेसिकली द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो होप करता हूँ गाइज कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक कम्प्लीटली यूनिक कॉन्सेप्ट था यहाँ रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, दैट्स वाई मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम लेके इसको डिस्कस किया गाइज, एक एक चीज़ को बहुत ही क्लियरली तरीके से मेंशन किया। इस टाइप की क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IDJ में ऐसे क्वेश्चंस मिलते जुलते आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज। एक बार दो बार देखना, आपको चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएगी गाइज। तो अभी चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ द थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L रेस्ट अगेंस्ट अ स्मूथ रोलर एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ एक रोलर है जिसपे एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L रेस्ट कर रहा है, जैसा कि हमें इस फिगर में दिख रहा है गाइज। हमें पूछा गया है फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड इफ द मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। ये थीटा गिवन है एंड ये जो हाइट है बेसिकली ये h गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे इस बेसिकली पॉइंट पे जहाँ पे ये रॉड और ग्राउंड एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है वहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, म्यू की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें ये दे रखा है दैट द मिनिमम एंगल विच द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल इज थीटा। मिनिमम एंगल जो रॉड बना सकता है इस ग्राउंड के साथ दैट इज बेसिकली थीटा, या हॉरिजॉन्टल बोल लो जैसे क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज बेसिकली थीटा। तो ऐसा एक्चुअली HC वर्मा सर ने क्यों गिवन किया है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस मिनिमम एंगल दैट द रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल। इसको समझने के लिए अगेन मैं इसी ओरिएंटेशन में रॉड को लेता हूँ। सपोज दिस इज द ग्राउंड एंड दिस इज वॉल बेसिकली, और यहाँ पे हमारे पास ऐसे लैडर रखी हुई है। जस्ट सपोज एक कोई पर्टिकुलर एंगल है से अल्फा, वहाँ पे रखी हुई है हमारे पास रॉड। उसके बाद सपोज करो ये जो एंगल है उसको और कम किया गया हॉरिजॉन्टल से, लाइक ऐसा किया गया हॉरिजॉन्टल से। दिस इज सपोज टू बी थीटा मान लो, दिस इज थीटा नॉट दिस थीटा, यहाँ पे जस्ट अलग थीटा है उसको मानो। तो आपको क्या लगता है फ्रिक्शन की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होनी पड़ेगी जिससे ये रॉड स्लिप ना करे, अल्फा ज़्यादा होगा या थीटा ज़्यादा होगा? तो ऑब्वियसली अल्फा ज़्यादा है थीटा से, हमें दिख रहा है, बिकॉज थीटा के केस में रॉड जो है वो और हॉरिजॉन्टल के साथ नज़दीक आ गया है, दैट्स वाई जो एंगल है वो कम हो गई है, थीटा इज़ कम। बट आपको क्या लगता है इस ओरिएंटेशन में रॉड का, फर्स्ट ओरिएंटेशन में और सेकेंड ओरिएंटेशन में, दोनों ओरिएंटेशन में ज़्यादा स्लिपिंग टेंडेंसी कब होगी रॉड की? तो ऑब्वियसली सेकेंड केस में ज़्यादा स्लिपिंग टेंडेंसी होगी रॉड की, जो स्लिपिंग टेंडेंसी होगी वो सेकेंड केस में ज़्यादा होगी मोर। वाई? क्योंकि जब आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे इन दोनों केसेस में, कोई भी आप वैल्यू ले लेना, इस रॉड की कुछ लेंथ ले लेना, यहाँ से कुछ मान लेना हाइट, यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लेना, तो एक पहला कॉन्फ़िगरेशन में एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर ये रॉड सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में रुका हुआ है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रिक्शन, ये वाला जो यहाँ पे है इसको मैं स्मूथ मान रहा हूँ, तो अगर सेकेंड वाले केस में रुका हुआ है और फर्स्ट वाले केस में भी रुका हुआ है तो इसको एफ डैश मान लेना, इसको एफ मान लेना, कुछ कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि जो एफ डैश की वैल्यू है वो एफ से ज़्यादा आ रही है। मतलब सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन में रॉड को स्लिपिंग से रोकने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होगी हमारे पास, और ये प्रैक्टिकल भी है। आप जब ऐसे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जब आप रॉड को सबसे पहले ऐसे रखोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, तो स्लिपिंग की टेंडेंसी जब ये बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल के साथ ज़्यादा एंगल बनाएगा, या आप बोलो वॉल के बिल्कुल नज़दीक रहेगा उसका नीचे वाला पार्ट भी, तो यहाँ पे रॉड की गिरने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। ये प्रैक्टिकली भी आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जितना ही रॉड स्ट्रेट रहेगा, वॉल के साथ स्ट्रेट रहेगा, उतना ही कम गिरने की टेंडेंसी होगी उसकी। बट आप जैसे ही
उस रॉड की एंगल जो है धीरे धीरे डिक्रीज करोगे विद द ग्राउंड विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसकी टेंडेंसी गिरने की ज़्यादा होती जाएगी। तो हमें ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगा। जब वो जितना कम एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी उस रॉड को स्लिप करने से रोकने के लिए गाइस। तो ये प्रैक्टिकली यहाँ से भी देख सकते हो और वैल्यू से भी आप निकाल सकते हो, ये दोनों तरीके से। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ किया गया है। एच.सी. वर्मा सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पेश किया है, बट ज़्यादा डीप नहीं गए हैं वो, तो मैं थोड़ा आपको और भी डीप तरीके से समझाया यहाँ पे। तो मिनिमम एंगल थीटा देने का मतलब है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगी हमारे पास, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। दिस विल बी व्हाट? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट्स वाई हमें ऐसा निकालना है वहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लोअर एंड, जब ये मिनिमम एंगल थीटा होगा दैट रॉड कैन मेक विद द हॉरिजॉन्टल, ये मिनिमम एंगल। तो मिनिमम देने का मतलब यही है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे एच.सी. वर्मा सर। इसके बाद अगर थोड़ा भी थीटा डिक्रीज हुआ तो फ्रिक्शन उसको स्लिप करने से नहीं बचा सकता, उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की गई है। तो आपको जस्ट एफ की वैल्यू म्यू इंटू एन ले लेनी है। एन कहाँ वाली? ये दिस एन। तो इसको मैं N1 बोलूँगा, तो दिस इज बेसिकली N1। तो ये एक्चुअली घुमा के एक लिमिटिंग फ्रिक्शन देने का तरीका है, बिकॉज थीटा जैसे ही इससे और कम हो गई तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। थीटा इससे ज़्यादा होगा तो स्लिपिंग नहीं होगी, तब फ्रिक्शन हमारे पास सफिशिएंट है। अगर थीटा इससे ज़्यादा हो गया तो हमारे पास फ्रिक्शन इतनी सफिशिएंट है उसको स्लिपिंग से रोकने के लिए, बट थीटा जैसे ही इससे कम हो जाएगा तो स्लिपिंग को रोकने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है। तो थीटा वाला पॉइंट जो मिनिमम एंगल है जहाँ तक रॉड रुक सकता है स्लिपिंग से, वो दी गई है। तो दैट इज बेसिकली द लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक लिमिटिंग फ्रिक्शन देने का तरीका और कॉन्सेप्ट में बता दिया उसके पीछे क्या है गाइस। तो जस्ट अभी हम फोर्सेस दिखा लेते हैं। दिस इज N1 एंड दिस इज अगेन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्लिपिंग से रोक रहा है, दैट्स वाई राइट की तरफ लग रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में। दूसरी यहाँ पे एक गौर फरमाने वाली बात ये है, जो सेकेंड नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। अभी देखो ये जो रॉड है इस वॉल के ऊपर से होकर गुजर रहा है ऐसा, तो जो नॉर्मल होगा वो अभी ऐसा इस डायरेक्शन में होगा गाइस, परपेंडिकुलर टू दिस, जहाँ से एक दूसरे के बीच में अटैचमेंट है उसके परपेंडिकुलर बेसिकली होगा। तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास N2। उसके बाद एक रॉड की अपनी कुछ मास होगी, उसके कारण mg ऐसा फोर्स लगेगा। तो ये जो मास होगा बेसिकली, तो ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे दिस डिस्टेंस, तो दैट विल बी नथिंग बट L/2। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा रॉड के। और ये N2 को अगर आप कंपोनेंट में डिवाइड करोगे, बिकॉज हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे, वहाँ से फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो आपको N2 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करनी पड़ेगी, एक ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास थीटा है, तो ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से थीटा होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दिस विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा एंड दिस विल बी अगेन थीटा। ये वापस से हमारे पास थीटा हो जाएगी जो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा ये। तो ये N2 cos थीटा होगा एंड दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी नथिंग बट N2 sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N2 sin थीटा हुआ, वर्टिकल डायरेक्शन में N2 cos थीटा हुआ। अगर अभी मैं फोर्स बैलेंस करूंगा, तो सबसे पहले अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करता हूँ तो हमारे पास तीन फोर्सेज होंगी, mg, N1 एंड N2 cos थीटा। सो N1 प्लस ऑफ N2 cos थीटा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू mg। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूंगा तो दो ही फोर्सेज है, फ्रिक्शन एंड दिस N2 sin थीटा। सो फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 sin थीटा हो जाएगा हमारे पास। और ये फ्रिक्शन की एक हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें बेसिकली म्यू निकालना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। वही हमें क्वेश्चन में गिवन है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। तो इस चीज़ को अभी हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं बेसिकली, देखो ये तीन इक्वेशन हमारे पास हो गई नो डाउट। इसके अलावा हमें पता है कि ये रॉड जो है, ये पूरा सिस्टम जो है वो रोटेशन में नहीं है, मतलब रोटेशन नहीं कर रहा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। दैट्स वाई वी कैन ऑलवेज राइट दी टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, तो देखो मैं नीचे पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क अगर लिखूंगा, दिस पॉइंट के अबाउट, तो एक तो होगी N2 फोर्स। अभी मैं N2 के कंपोनेंट्स नहीं लूँगा, जब मैं नीचे पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूँ तो N2 के कंपोनेंट्स लेने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अगेन वो N2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास N2 ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है, जो कि कंप्लीटली परपेंडिकुलर है ये नीचे वाले पॉइंट पे, ग्राउंड पॉइंट पे, जहाँ पे रॉड और ग्राउंड एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो वहाँ के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। तो जस्ट आपको N2 मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस लिख देना है। बट ये डिस्टेंस होगी कितनी? वेल आपको h गिवन है, थीटा गिवन है, ये अपने पास ट्राइंगल है, दिस इज थीटा, दिस इज h, तो ये कितना हो जाएगा?
एच अपॉन साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास। तो N2 मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू, ये जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो इधर है, ऐसे है, और mg जो दे रहा है वो इधर दे रहा है, ऐसे दे रहा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू, और यही दोनों फोर्सेस है जो कि बेसिकली टॉर्क दे रहे हैं हमारे पास, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन और N1 दोनों लाइन से पास हो रहा है तो उनकी टॉर्क्स जीरो है। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, mg मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अभी देखो mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये वाला डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए, दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, mg जहाँ से लग रहा है दिस वन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस इज L अपॉन टू एंड दिस इज थीटा, तो ये कितना होगा नीचे वाला, L अपॉन टू कॉस ऑफ थीटा, L अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारे पास होगा। तो ये और इक्वेशन निकल कर आ गई, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन एंड चार इक्वेशन। तो यहाँ से आप N2 लिख सकते हो क्या, mg L कॉस थीटा अपॉन 2h, और यहाँ पे साइन थीटा और भी आ जाएगी हमारे पास, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो mg L कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 2h, यहाँ से हमारे पास N2 आ गया। अभी इस वाले इक्वेशन में आप फ्रिक्शन की वैल्यू रख दोगे इन टर्म्स ऑफ N2, ये हमारे पास है, तो N2 साइन थीटा हो गया प्लस, नॉट प्लस बट इक्वल टू म्यू इंटू N1। N1 को अगर आप यहाँ से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, mg माइनस ऑफ N2 कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं, नो डाउट है इसमें, ये राइट हैंड साइड में चला गया, तो mg माइनस ऑफ N2 कॉस ऑफ थीटा। तो अभी आपको सिर्फ N2 के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, N2 की वैल्यू यहाँ से है, जस्ट इसको इसमें पुट कर दो N2 को, यू विल गेट द म्यू। देखो हम कैसे लिखते हैं वापस से, इसको मैं लिखूंगा, दिस इज N2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg माइनस N2 कॉस ऑफ थीटा, और N2 हमारे पास बेसिकली कितना आ चुका है, mg L कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन 2h, ये हमारे पास ऑलरेडी N2 आ चुका है गाइज। तो जस्ट इसको पुट कर दो यहाँ पे, हमें म्यू चाहिए, राइट। तो दिस इज N2 साइन थीटा, N2 इज व्हाट, mg L कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2h। साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन थीटा दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा आया, अपॉन mg माइनस ऑफ N2 कॉस थीटा। अभी N2 कॉस थीटा है तो mg L कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस अपॉन 2h, ये हमारे पास हो गया। तो सबसे पहले तो mg कैंसिल आउट हो गया फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, उसके बाद हमारे पास ऊपर हुआ L साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन दिस इज व्हाट, ये 2h बाहर होगा, एंड नीचे अगर आप LCM 2h ले लोगे, सो दिस विल बी 2h माइनस ऑफ L कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये होगा हमारे पास, ये 2h कैंसिल आउट हो गया, सो वी लेफ्ट विथ L साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2h माइनस ऑफ L कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू गाइज। सो ऐसे करके हमें सोचना था इस क्वेश्चन में गाइज, दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। HC वर्मा सर ने थोड़े अलग टाइप से प्रेजेंट किया है क्वेश्चन को, कुछ इनसाइट्स भी थी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने देखा कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे, जब आप एंगल कम करोगे तो आपको ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए होगी स्लिपिंग को रोकने के लिए, तो वो भी हमने एक नई चीज़ सीखी यहाँ पे, जिसकी यूजेस आप बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में देख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जे एडवांस में कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा के दिया जाए तो जहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ आ जाए। तो कॉन्सेप्ट जस्ट हमें जो भी क्वेश्चन में मिल रहा है गाइस, उसे जस्ट हमें सीखने का काम है, जहाँ जहाँ जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे उसको हम सीखते जाएंगे, ताकि IIT में कुछ उस टाइप से मिलता जुलता क्वेश्चन आए IIT के फाइनल एग्जाम में, तो आप वहाँ पे बिल्कुल सोचने ना लग जाओ। कोई भी नई सिचुएशन आपको दिया जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि उस नई सिचुएशन से आप पहले ही डील कर चुके होगे, ताकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको वापस से रीस्टार्ट थिंकिंग करने में, वापस से नई थिंकिंग लाने में। बट आपको नई थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नई थिंकिंग लाना छोड़ दो, नहीं, नई थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। आपको नए क्वेश्चन से लड़ने की आदत होनी चाहिए, वो भी जल्दी में, बिना ज़्यादा टाइम व्यतीत किए आपको तुरंत हिट करना चाहिए क्वेश्चन देख के ही कि यहाँ पे क्या चीज़ पूछा हुआ है, और वो तभी होगी जब आप नए नए क्वेश्चन के साथ सॉल्व करना सीखोगे गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे इस वीडियो के लिए गाइज, होप करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आओ। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ पूछो, कमेंट करो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे कॉन्टैक्ट करो गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।